डंडा कहाँ से आ गया? याहू! सदा ये क्या कर रही है? बेचारी काली है तो इसलिए वो बैड लक है, डंके की चोट पे रेसिज्म है ये तो। बस यही कहते हैं कि हिचकियारी कोई याद कर रहा है, कोई याद नहीं करता तो दिल तोड़ रही हो फातिमा। जब बताओ ना बच्चे यूं करके फेंकते हैं, शैतान वो आ गया। तुम्हें एक बात पता है, यमुना की शादी में हुई थी बारिश। अच्छा, तो सुनो, कुछ भी नहीं बोलूंगी, अब बेटे मेरी को लंबी है उंगली। कोई ना कोई रीजन नहीं मिल रहा था, हम उससे एसोसिएट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ मॉमकास्ट। सदा ये क्या कर रही हो? क्यों कैंची क्यों चला रही हो? नहीं चल रही ना, कट नहीं रहा। तुम्हें पता नहीं है खाली कैंची चलाने से घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं बहन। अरे ऐसे इसको चलाने से क्या होता है? कभी चलाओ तब भी लड़ाई होती है, नहीं चलाओ तब भी लड़ाई होती है। भाई ये बात मैंने बहुत सुनी है, लेकिन मैं नहीं मानती। कुछ नहीं होता कैंची चलाने से, इट्स यार। जस्ट योर बिलीफ। बात तो वैसे तुम ठीक कह रही हो, लेकिन देखो बचपन से हम अपने कितने सारे ऐसे काम हैं जो इन मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस की वजह से हम रोक देते हैं, करते ही नहीं है। जैसे कि अगर काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट लिया तो आप वापस घर पर लौट जाते हैं, आप अपना डे ऑफ मनाते हैं। भाई इसके पीछे क्या लॉजिकल रीजनिंग? कोई भी लॉजिकल रीजनिंग है? पहले ये होता था, जब से ये चली आ रही है, वो लोग जो है पहले किससे हॉर्स कैरेजेस से जाते थे, घोड़ा गाड़ी से जाते थे। अब घोड़ा के आगे जो है ना, बिल्ली अगर रात में आ जाए तो क्या होता था, उसकी आंखें चमकती नहीं, और चमकने की वजह से वो घोड़ा भी थक जाता था। वो फौरन से ही करने लगता था, तो जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है वो रोक देता था कि भाई ये बिल्ली चली जाए, उसके बाद हम जाएंगे, वरना तो घोड़ा ही नहीं चलेगा। अच्छा। तो दैट इज द रीजन यार। और एक्चुअली देखो ये भी होता है ना, वो चाइनीज विस्पर के बाद बनते 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 वो किस एंड पर पहुंची, कहाँ पहुंची। वो एक डंडे वाली बात भी थी ना फातिमा, जो हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे। वो क्या हुआ था कि एक गांव में एक साहब आए, तो उनके सामने दस्तरखान सजाया गया, सारा खाना रखा गया, उसके साथ एक बड़ा सा ना लंबा सा मोटा सा डंडा रख दिया गया। वो साहब कहने लगे शायद मेरी से पिटाई होने वाली है, तो मैं पूछ लूं भाई ऐसा ना हो खाने के साथ इसको भी खाना पड़े हमें। तो उन्होंने पूछा कि भाई इसका वजह क्या? कि भाई हमारे बुजुर्ग जब भी कोई मेहमान आता था तो उनके आगे ना डंडा रख देते थे। तो उसने कहा भाई पहले मुझे सही बात बताओ, कोई सही इसकी लॉजिक बताओ कि क्या है। तो उन्होंने अपने बुजुर्गों को बुलाया, 25 साल पहले के बुजुर्गों को बुलाया। उन्होंने कहा हाँ भाई हमारे ज़माने में इतना लंबा डंडा नहीं होता था, इसको ज़रा छोटा करो। उन्होंने आरी मंगवाई, कटवाया। फिर उन्होंने कहा नहीं अब भी मुझे समझ में नहीं आई। तो 50 साल पहले वाले बुजुर्गों को बुलाया, तो उन्होंने तो उन्होंने कहा नहीं हमारे ज़माने में इतना लंबा नहीं होता था, इतना मोटा भी नहीं होता, तो इसको पतला भी करो और छोटा भी करो। तो उनके हिसाब से किया गया, आरी मंगवा के। फिर उसके बाद उसने कहा नहीं अब भी समझ में नहीं आया, खाना ही नहीं खाऊंगा मैं जब तक मुझे ये बात पता नहीं चलेगी। अब वो लोग सब परेशान कि क्या करना चाहिए। तो 75 साल पहले वाले बुजुर्गों को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं इससे और छोटा, मतलब करते करते जो है ना वो छोटा होता गया। फिर जो आखिर में ना उन्होंने 2-3 बहुत ही बुजुर्ग जो बिल्कुल मरने वाली कंडीशन में था ना उनको बुलाया गया। तब भाई मसला ये था कि ये जो था ना, ये छोटी सी तिनकी नहीं होती जैसे वो टूथपिक होती है, वो रखी जाती थी कि मेहमान अगर आएगा तो खाना खाएगा, उसके दांत में कोई चीज़ फंसेगी तो उसके लिए। तो ये डंडा कहाँ से आ गया? तो यानी कि ये मतलब कि तिनका जो है वो डंडा बन गया। यानी कि बात का बतंगड़ बनना ना, कि वो था एक टूथपिक, लेकिन वो ग्रेजुअली वक्त के साथ बात होते होते डंडा बन गया बेचारा वो। और अगर वो काली बिल्ली की बात करें तो काली बिल्ली तो बेचारी कुछ भी कर सकती है, नॉर्मल एक बिल्ली है यार वो। ये तो आप रेसिज्म कर रहे हैं ना पूरा, है कि बेचारी काली है तो इसलिए वो बैड लक है, और अगर व्हाइट बिल्ली है तो दैट्स ओके, व्हाइट बिल्ली है तो हम काम कर सकते हैं। नहीं, तो काली बिल्ली अपने घर बैठी रहे, उसको रोड पे नहीं निकलना है, वरना हम घर बैठ जाएंगे। अभी तो दुनिया लगी व्हाइट बिल्ली उसके लिए खाना लेके आएगी ना। अभी नहीं यार, मतलब ये तो खुला डंके की चोट पे रेसिज्म है ये तो। तजाद है, खुला तजाद है। आप बेचारी बिल्ली के क्या ये खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा काले से याद आया, मेरे ख्याल से काला रंग ही रेसिस्ट है बेचारा, खाली बिल्ली की बात नहीं है। वो काला टीका क्यों क्यों लगाते हैं? यही कि नजर ना लगे। देखो नजर लगना तो बरहक है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मतलब काला टीका लगाने से क्या आप बुरे लगने लगेंगे ना थोड़ा सा, मतलब आप बहुत खूबसूरत नहीं लगेंगे। इस तरह देखा नहीं, नई गाड़ी निकलवाते हैं पीछे जूता कटा हुआ लगा देते हैं, यही नजर ना लगे, इतनी खूबसूरत गाड़ी और नीचे भी काला होता है। हाँ गंदा सा होता है, कटा हुआ गंदा सा, मतलब ऐसा लग रहा होता है लुंडे से कहीं से उठा के लगाया है। नई गाड़ी जो है उस पे कोई गंदी सी चीज लगा दो, काले रंग का जूता लटका दो कि वो नजर जूते पे जाए, गाड़ी पे ना जाए। इसी तरह मुंह पे काला टीका इसलिए लगता है कि नजर आपकी टीके पे जाए, मुंह पे ना जाए।
कोई बात नहीं, मतलब ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि तुम अगर अपने मुंह पे काला टीका लगा लोगी तो मतलब मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, और अगर मैं देखूंगी तो मतलब तुम अचानक से उस डॉट की वजह से बदसूरत हो जाओगी। मुझे नजर नहीं लगेगी ना तुम्हारी, भाई मुझे तुम्हारी नजर नहीं लगनी है। और जो एक और बहुत इलॉजिकल तुम लोगों को मैं तुम्हें मिथ बताती हूँ, वो ये है कि चाय पीने से आप काले हो जाते हैं। बिल्कुल मैं नहीं मानती। ये दोनों खवातीन जो बैठी हुई हैं इतनी चाय पीती हैं और माशाल्लाह इतनी गोरी हैं। अमेरिका में तो ब्लैक टी एंड ब्लैक कॉफी का कितना रिवाज है, देयर ऑल फेयर माशाल्लाह, तो वो इसमें भी कोई देयर इज नो रीजन। मतलब चाय आपको काला नहीं बनाता। शायद आई थिंक ये रीजन हो जिसने कभी कहा हो कि भाई बच्चे को दूध पिलाना होगा, कि बच्चा दूध या हेल्दी डाइट की तरफ आ जाए और वो चाय छोड़ दे, तो शायद ये रीजन सारी रीजनिंग जो है ना, मुझे जो लगता है सारी मिथ्स के पीछे रीजनिंग यही है कि अम्मा जो है ना बच्चों को कंट्रोल करने के लिए ना ऐसी कोई भी बात बोल देती थी जिससे बच्चा जो है ना उनकी बात मान लेता था, और बच्चे इतने शरीफ होते थे कि वो उनकी बात मान लेते थे। आजकल के बच्चों की तरह नहीं होते थे। ये सारे लोगों ने मिलकर निकाली, एग्जैक्टली। और देखो दूसरी बात वो ये कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एज अ सोसाइटी ही ये है कि वी डोंट गिव लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। बस हमने कह दिया, बस वही बात ना कि अगर उसको चाय नहीं पिलानी तो उसको रीजन बताओ, बेटे बड़े होके पी लेना, या छोटे बच्चे चाय नहीं पीते, स्ट्रांग होती है, इट्स नॉट हेल्दी, व्हाटएवर द रीजन। आप ये क्यों उसको डरा रहे हैं एक तरह से ना, गलत रीजंस दे रहे हैं, मतलब एक चुप कराने का जरिया है ना। एग्जैक्टली, दिस इज रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे होना ख्याल से चाहिए। जो सारे वहम है ना उनका बेसिक रीजन होता है कोई ना कोई बैड लक आप पे आ रही है। जैसे अगर आंख फड़क रही है, आपकी लेफ्ट आई फड़क रही है, अरे भाई कोई बहुत ही बुरा वक्त आने वाला है, कोई बला आने वाली है, कोई मुश्किल वक्त आने वाला है। एंड दिस सेम थिंग हैपेंड विद मी। कुछ अरसे पहले ना मेरी बहुत फड़क रही थी कि 4-5 दिन हो गए ना, मेरी मासी परेशान ना, उसको टेंशन हो गई, भाजी कुछ मसला होने वाला है, मैं पूछ कर आती हूँ, आप कुछ करें, आप सदका दें, आप ये करें। मैंने कहा हाँ तुम पूछ के आना ना। खैर फिर मैं डॉक्टर के पास गई एंड शी टोल्ड मी डिहाइड्रेशन, इट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ आईज। हाँ, स्ट्रेस की वजह से डिहाइड्रेशन होती है, ड्राई आईज हो जाती हैं आपकी, उसकी वजह से हो जाती है। आंख फड़कती है, आंख फड़कने से कोई बैड लक का कोई ताल्लुक नहीं है। यही कह रही हूँ, हम हर चीज का इल्जाम या तो जादू टोना जिन्नात या जो है ना इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चोट लग जाएगी, इसको दे देते हैं विदाउट थिंकिंग कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है। और बाज तो ऐसी सुपरस्टिशंस हैं जिनका कोई रीजन भी नहीं है, फिर भी हम मतलब जिसे कहते हैं ना बेवकूफों की तरह उन पे यकीन करते हैं। अब जैसे हिचकी आ रही होती है तो वो बस यही कहते हैं कि हिचकी आ रही, कोई याद कर रहा है। भाई जब हिचकी आती है तो आप नोट करें कि आपने कोई खाना जल्दी जल्दी खाया हो, या आपको कोई स्ट्रेस हो रहा हो, या पानी आप ढेर सारा पी लें। मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि जब बिरयानी बनती है ना तो मुझे बस फ़ौरन होता है कि बस पतीली खोलो और खाना शुरू कर दो, और जब भी मैं खाती हूँ ना जल्दी जल्दी फ़ौरन हिचकी आने शुरू होती हैं। इसकी साइंटिफिक रीजनिंग ये है, आपका जब खाना जल्दी जल्दी खाते हैं तो क्या तोड़ रही हो फातिमा, कोई याद नहीं कर रहा। हाँ, कोई याद नहीं करता, वो आपके साथ ही आपने जो हरकतें की होती है ना अपने साथ, उसी का ही खमियाजा भुगत रहे होते हैं कि आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका वोकल कॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो फिर आवाज़ उसकी वजह से आती है। तो बेसिकली मेडिकल रीजन होता है हिचकी आने का। अच्छा, एक रीजन जो है ना जो मैंने अपनी सास से सुना था, मेरी नंद का बेटा बॉर्न हुआ था यूएस में, तो वो न्यू बॉर्न बच्चों को बहुत हिचकी आती है ना, तो डॉक्टर्स ने रीजन दिया था कि इस बच्चे को सर्दी लग रही है इसलिए इसको हिचकी आ रही है। अच्छा, मेरी कजन ने मुझे एक तोड़ भी बताया, उसने कहा अगर आप पानी पिएंगी टिश्यू पेपर रख के ना, आप फिर पानी पिएंगी तो आपकी हिचकी रुक जाएगी। अच्छा, एंड इट वर्क। मैंने कहा ये तो काम भी कर गया, लेकिन फिर थोड़ा सा ना दिमाग लगाया, मैंने कहा इसके थ्रू मैं थोड़ा सा स्लो पानी पी रही हूँ, कॉन्शियस होकर पानी पी रही हूँ, तो इसकी वजह से मेरी हिचकी रुक रही है। ऐसी वो यही बात है ना कि आप सुपरस्टिशंस या वहम जो आप नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, थोड़ा अपना भी कॉमन सेंस कोशिश करें। कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन दो, लेकिन ये कि ये बहुत ज़रूरी है। इस पर ना मुझे एक जोक याद आया। मेरी एक फ्रेंड है, वो बता रही थी कि हिचकी आ रही थी, तो वही उसने अपने बेटे को बोला कि तुम्हें कोई याद कर रहा है, तो बेटे ने बोला 7,000 पीपल, नहीं 7 बिलियन पीपल। हिचकी रुक गई। अच्छा, अगली दफा जब अम्मा को हिचकी आई तो बेटे ने बोला अम्मा आपको देखें हिचकी आ रही है, इसका मतलब कोई याद कर रहा है आपको। अब आप बोलें 7 बिलियन पीपल, तो अम्मा ने बोला 7 बिलियन पीपल। हिचकी रुक गई। अभी समझ नहीं आई कि भाई जादू क्या है कि 7 बिलियन पीपल बोलने से हिचकी कैसे रुक गई। तो बेटे ने रीजन ये दिया कि अम्मा देखिए आप कहती है ना कि कोई ना कोई आपको याद कर रहा है तो हिचकी आती है, तो 7 बिलियन पीपल में से कोई ना कोई तो याद कर ही रहा होगा। आप उनका नाम ले ले तो रुक जाएगी हिचकी। ये सही तो वो ये होता है कि बाज़ दफा चीजें हो भी जाती हैं और हम उन पे इतना पक्का बिलीव कर लेते हैं विदाउट थिंकिंग देयर इज नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। वो होता यही है कि हर मिथ के पीछे ना कोई तकदीर या फिर कोई लक, गुड या बैड, पीछे हमने उसके एसोसिएट की हुई होती है। तो कोई ना कोई जो भी चल जाती है ना तो हम उसको लगा दें कि भाई ये इसकी वजह से हुआ है। एग्जैक्टली,
विदाउट थिंकिंग। हाँ, विदाउट थिंकिंग, कोई लॉजिकल रीजन नहीं, कोई इसका नेचुरल कॉज नहीं। एक और है बड़ी फनी, हाथ में खुजली, लेफ्ट हैंड में खुजली हो तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, लेफ्ट में हो तो पैसा जा रहा है, राइट में हो रहा है तो पैसा आ रहा है। तो मतलब हम हर वक्त ना पैसे राइट हैंड में खुजलाते आते रहेंगे। कुछ करो, कुछ दवा डाल दो कि खुद ही खुजली हो जाए। तुम सोचो कि अगर वाकई में हाथ राइट हैंड खुजाने से पैसा आता होता तो मतलब हम सब मिलियनेयर बिलियनेयर होते हैं, मतलब ट्रेजरी बनी होती ना। तो तुम जो हाथ की बात कर रही हो, मुझे तो नाखून याद आ गए। और मैंने बहुत लोगों को देखा कि बहुत फर्म बिलीफ रखते हैं कि अगर मगरिब के बाद नाखून नहीं कटने चाहिए। बहुत डांटे पिटती है, मगरिब के बाद नाखून नहीं काटो, जिन चढ़ जाएंगे, पता नहीं बलाएं आ जाएंगी, नहीं, क्या-क्या अच्छी बात नहीं होती। इसके पीछे क्या रीजन क्या है भाई? अगर आप लॉजिकली सोचें तो मेरे ख्याल से एक तो मिथ्स तो बहुत पुराने जमाने से आ रही है ना। पहले जमाने में लाइट नहीं होती थी, दिए जले हैं या लालटेन जली है, तो भाई आपको अगर नाखून काटते हुए आपको तो होता है ना, आपको कॉशियस होना पड़ता है कि भाई डीप ना कटे, ब्लड ना निकले, विजिबिलिटी नहीं है। मुझे लॉजिकली तो यही रीजन समझ में आता है। और अब तो मैं नाखून काट लेती हूँ मगरिब के। मैं कहा चलो देखते हैं कौन सा बैड लक आ रहा है, मतलब आई क्वेश्चन। रोशनी होती है तो आप सही से कर सकते हैं विदाउट गेटिंग हर्ट। अब तो लाइट है ना, तो आई थिंक अब तो ये मिथ खत्म हो जाना चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा, एक हाथों से नाखून से तुम्हारी याद आया कि वो उंगली जो बलाएं लेते हैं शादियों पे, तो वैसे तो हम जब उंगलियां चटक रहे होते हैं तो मना करते हैं कि भाई ना चटको, और बुरी बात है, नहुसत होती है। और जब शादी होती है तो जब दुल्हन बैठी होती है तो उसकी ऐसे ऐसे करके बलाएं ले रहे होते हैं, उस वक्त सही हो जाती है, वैसे गलत हो जाती है फातिमा। एक वो भी है ना, पाँव हिलाना। हाँ, पाँव हिलाओ तो शैतान को झूला दे रहे हैं। शैतान को धक्का दो। शैतान इतना फारिग है कि पार के सारे झूले खत्म हो गए और हमारा पाँव ही बचा है झूलने के लिए। तो पाँव हिलाने के पीछे एक मेडिकल रीजन ये है कि उस वक्त वो बंदे को एंजाइटी हो रही होती है। वी डोंट एड्रेस दैट। हम तो शैतान को झूला चला रहे थे। और बच्चे तो फिर जब बताओ ना, बच्चे यूं करके फेंकते हैं कि जो शैतान वो आ गया। सुनो, इससे तो और आगे बढ़ो, अगर कद छोटा है तो उसका भी एक रीजन है कि आपने उस बच्चे के ऊपर से आपने जंप किया है, तो आपने फलांगा है उस बच्चे के, वो बच्चा बैठा हुआ था, आप फलांग के चले गए, इसलिए उसकी हाइट कम है। हाइट कैसे बढ़ेगी, उसका तोड़ क्या है, वापस आप फलांगे। अच्छा, ये भी यानी जेनेटिक्स का कोई नहीं, कोई जेनेटिक इज लॉस्ट। हाँ, कि अगर आप फलांग गए तो आप वापस फलांगे ताकि उस बेचारे का कद ना खराब हो। यार थिंक ऑफ इट कि कोई लॉजिकल रीजन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम इतने आगे चले गए हैं साइंस में, आप पढ़ रहे हैं ये चीज कि आपका वेट एंड हाइट एंड यू नो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इतनी लफाजियां, इतनी किताबें आप पढ़ रहे हैं, ये मिथ नहीं जा रही किसी तरह के भाई। इन मिथ की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। कुछ हो रहा। हाथों को भी मैं टिप देती हूँ, तुम्हें भी देती हूँ, तुम दोनों के बेटे हैं ना। देखो, बहू चूज करने जाओ ना तो पहले उसके पैर देखना कि उसके पाँव की उंगली से अंगूठे से लंबी तो नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर उंगली लंबी होगी तो वो तुम्हारे बेटे के ऊपर हावी हो जाएगी, उसको रूल करेगी ना। अगर कोई अच्छी लगी, अब बेटे, अच्छा सुनो, कुछ भी नहीं बोलूंगी, बेटे को लंबी है उंगली। सुनो, अगर बेटे को कोई पसंद आ गई है, अब इसके मियाँ से पूछते हैं कि क्या हो रहा है। और मैं बहुत तंग करती हूँ अपने मियाँ को, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, इतनी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं मान रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल ठीक है, ये लंबी उंगली वाली। अगर बेटा अगर पसंद करके ले आया, उसकी उंगली बड़ी हुई, फिर मैं क्या करूँ? आप ये करें कि आप इस फजूल मिथ पे बिलीव ना करें। यही मैं कह रही हूँ कि देयर इज नो रीजन बिहाइंड दीज थिंग्स। यार ये मतलब, और मुझे होता है कि कौन क्रिएटिव इंसान था जिसने ये, इतनी फारिग आदमी या औरत था, कौन था? पाँव के नीचे तेल भी होता है ना, तो उस पे भी होता है कि आप बहुत सफर करेंगे। वैसे मेरे बेटे के पाँव नीचे तेल है तो मैं कहती हूँ तुम इंशाल्लाह ताला सफर करोगे। कह रहे मम्मा इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तेल कहीं भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, कोई लॉजिक नहीं है। बाज़ दफा हम लोग ये चीजें कर रहे होते हैं घर में अनकॉन्शियसली, लाइक मैं भी अगर करूँ तो हिचकी में फौरन मेरा यही रिस्पॉन्स होता है, नाना याद कर रही हैं, वो होता है ना कि सारे आ रही है ना, ट्रेडिशनल वाइज आ रही है, तो हम भी फिर वही बोल रहे होते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। और ये मिथ्स एंड सुपरस्टिशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये आई थिंक ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है। इंडिया में भी अगर हम देखें इस तरह की बहुत सुपरस्टिशंस हैं। इंडिया तो बहुत मशहूर है, मतलब कि मोस्ट सुपरस्टिशियस कंट्री इन द वर्ल्ड जो है वो इंडिया, और उनकी वजह भी वो यही है कि वो बुत परस्त हैं। मेन जो कॉज है ना, वो बुत परस्त ममालिक ही जो है ना वो सुपरस्टिशियस ज्यादा होते हैं, वहीं से। चाइना इज नंबर 2। चाइना इज नंबर 2 ना, कि ये जितने बुद्धिज्म में ये जादू टोने इस तरह के जिनके वो चीजें हैं, जिनका रुझान उन चीजों पे है, तो ये बहुत सी मिस वहां से भी ट्रैवल की है। सही कह रही है। और कुछ चीजें हैं जो वो चाइनीज विस्पर की तरह वो कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। हमारे इंडिया से पाकिस्तान में, क्योंकि वो सब कॉन्टिनेंट की वजह से हमारे यहाँ इतनी ज्यादा आ गई, क्योंकि सब वहाँ के है। एग्जैक्टली, तो इसमें मैं समझती हूँ हमें एज इंडिविजुअल्स, और स्पेशली यार मुझे होता है कि हम इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, एजुकेटेड हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, देयर आर लॉजिकल रीजंस, तो
व्हाई आर वी स्टिल स्टक ऑन बस अननोइंगली को दिमाग में है ना एक चीज़, वो चलती जा रही है। जैसे लॉजिकल रीजंस के बारे में बात कर रही है, तो हमने कितना सुना है कि छत पे मत जाना मगरिब के बाद, बाल खोल के मत जाना मगरिब के बाद। अब जब मैं बैठ के उसके बारे में सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ मे बी रीज़न पर्दा होगा कि भाई पर्दा है तो इसलिए आप छत पे ना जाएं बाल खोल के। और एक और चीज़ हमारे हदीस में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मगरिब के वक्त शयातीन फैल जाते हैं तो अपने बच्चों को घरों के अंदर कर दो। तो बजाय उसको ये कहना कि तुम पे जिन चिमट जाएगा, अगर हम उसको लॉजिकल रीजन दें तो बच्चा भी समझ जाए और आपको भी समझ में आए। वो कहने का तरीका होता है, जिन वाकई में हो सकता है चिमट जाए, लेकिन आप चिमटने का वर्ड यूज ना करें। आप कहें बेटा शयातीन उतर रहे होते हैं उस वक्त मगरिब पे, अल्लाह ताला बलाएं उतार रहा होता है। आप एक पढ़े लिखे इंसान की तरह उसको एक्सप्लेन करना, जिन चिमट जाएगा चुड़ैल चढ़ जाएगी। मतलब एक पेड़ के नीचे भी बड़ा ये है कि पेड़ के नीचे भी गुजरे तो जिन चढ़ जाते हैं। अब इसमें वाकई में ऑथेंटिसिटी इसमें तो है कि जिन्नात हो सकता है बसेरा करते हैं दरख्तों पे, ये मैं इसको डिनाई नहीं कर रही। लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है कि रात में ट्रीज जो हैं दे इमिट कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज नॉट गुड फॉर यू, कि आप वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। इसलिए मना करते हैं कि दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाएं, क्योंकि वो फिर ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रात में इमिट कर रहे होते हैं ज्यादा। तो वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है हर चीज का, लेकिन हम सिवाय लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के हर चीज कर रहे होते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने सूरह इस्रा में आयत नंबर 36 में यही कहा है ना कि उन चीज़ों के पीछे मत पड़ो जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। और कितनी दफ़ा आया है कि अफला यतदब्बरून, क्या तुम तदब्बर नहीं करते हो। फिर ये भी तो आया गूंगे बहरे और अंधों की तरह मत फॉलो करो। तो ये क्यों आई है बातें? अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं एज अ मुस्लिम, एज अ मतलब इंसान हमें लॉजिकली सोचना है, सीखना है, बजाय इसके कि बस जो लोगों ने कहा जैसे मिथ्स हैं, सुपरस्टिशन हैं, उनको बिलीव करते जाएं। तो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड कि अगर मेरी बालकनी में कौवा आके काएं काएं कर रहे तो मेरे घर मेहमान आने वाला है 2 बजे, अब तुम दोनों 2 बजे इसका लॉजिक। अब मेरे साथ ये हुआ कि 4-5 बजे, बल्कि सुबह में 5 बजे कौवा जो है ना वो आगे हमारी बालकनी में ही काएं काएं कर रहा था। मैं वहाँ जाग रही थी लेकिन मेरा बेटा सो रहा था और वो कमरे से चला हुआ आ रहा है, मम्मा ये कौन मेहमान है जो 5 बजे आने वाले हैं। यार देखो, मतलब कौवा है ना, खाना पानी दाना लेने निकला होगा बेचारा। अगर वो थक के आपकी खिड़की पे आके बैठ गया तो वो हेलो अस्सलाम वालेकुम फातिमा तो नहीं बोलेगा ना, वो काएं करेगा। तो उसकी लैंग्वेज ही वही है। अब आप इसको अज्यूम कर लें कि वो आ गया और मेहमान आएंगे। और एक मैंने मेहमानों का तो मैंने भी सुना है कि चूल्हे पे नमक वाला, कि मेहमान अगर आए हुए हों तो चूल्हे पे नमक डाल दो जल्दी चले जाएंगे। अच्छा ये भी सुनना है। अच्छा, ये हमारी अम्मी का ये हमारा है आजमाया हुआ कि मेहमान अगर आ गया होगा, मान रही है मिथ को माना जा रहा है। बताइए, मेहमान आए हुए, हम चाह रहे कहीं और जाना, वो जा नहीं रहे, तो अम्मी क्या करती है धागा रख देती पीछे। कहाँ पीछे? मेहमान जहाँ सोफे में बैठे ना उनके पीछे, सोफे के पीछे धागा रख दिया, वो थोड़ी देर में चले जाते थे। कैसे रखती? मेहमान बैठा है, आप कैसे? आप पीछे से आए, पीछे से आपने धागा रख के चले गए पीछे सोफे में। और वो काम किया और काम करता था, थोड़ी देर बाद चले जाते थे। I think it's just a strong belief. There is a strong reason, एक साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है कि हमें लगता है कि हम ये करेंगे तो ये होगा, तो ये हो जाएगा, और वो एक्चुअली में वो नहीं बाय चांस होता है। लक की बात वही ना, मैंने कहा कि हर चीज लक पे डिपेंड करता है। भी नहीं होता। जैसे अब तुम कह रही हो धागा रखा, तो अब ये हमने दिमाग में बिठा लिया कि अब धागा रख लिया तो अब तो थोड़ी देर, थोड़ी देर में हालांकि जाने का टाइम होगा। अब अगर वो 10-15 मिनट बाद भी चले गए तो आप कहेंगे देखा कितनी जल्दी चले गए। और अगर आपने धागा नहीं रखा होता तो वो आपको 10-15 मिनट भी लगते, इतने लंबे लगते हैं। हो गई, अल्लाह जा नहीं रहे। तो इट्स ऑल साइकोलॉजी, इट्स योर माइंड। वो कहते हैं ना, ट्रेन योर माइंड। आपका दिमाग है जो आपको इन चीज़ों पे यकीन दिलाता है। और आप कहते हैं कि यार मैंने ये चीज़ कर दी, जैसे वही काली बिल्ली ही ले लो अगर एग्जांपल, कि काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो भाई अब तो मेरा दिन, अब हर चीज़, अगर कोई भी बुरी चीज़ होगी, इसका बिलीफ है। मुझे एक थोड़ी सी बात जहन में आ रही है कि भाई तुम धागा तब रखोगी जब ऑलरेडी उसको देर हो चुकी है। तो वो तो ऑलरेडी उठने वाला ही होगा। बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद आपके साथ जो भी होगा आप कहेंगे देखा मैंने ये किया था ना इसलिए हो गया। तो ये हमारे अपने माइंडसेट है। हालांकि हर शर, हर खैर अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हर चीज़ आनी और जानी अल्लाह ताला की, मौत, जिंदगी सब अल्लाह की तरफ से। हम उसको बस एसोसिएट कर देते हैं तकदीर से, गुड लक, बैड लक से। हालांकि अल्लाह की तरफ से है वो सारी चीज़ें और इसको होना होता है इस तरह से। बिल्कुल सही बात। अभी तुम वो लंबी उंगली की बात कर रही थी, उससे मुझे शादी पे बात याद आ गई। शादियों की कितनी वो होती है कि वो मेहंदी का रंग, जितना काला आएगा। आप बताइए आप लोगों का कैसा रंग? मेरा मीडियम मेरा रंग मीडियम आता है। नहीं, और काली मेहंदी भी तो आती है। लड़की ने काली मेहंदी लगा ली और शौहर बुरा निकले तो हाँ, वो कहते हैं ना आपका मेहंदी का जितना डार्क रंग आएगा उतना ही मोहब्बत करने वाला शौहर मिलेगा।
तो ऐसे तो मतलब मैं ब्राउन मार्कर से मेहंदी लगा लेती हूँ। ब्लैक मार्कर से इस्तेमाल करें। अब वापस हम ब्लैक पे आ गए। हाँ, फिर रेसिज्म कर रही है रेसिज्म हो गया। लेकिन वही कह रही हूँ, उस तरह के बहुत सारे मिथ्स हैं शादियों में भी कि प्रेगनेंसी पर आ जाओ तुम, अगर प्रेगनेंसी में वो नारियल का पानी, उफ, जिंदगी अजाब कर ली नारियल का पानी पिला पिला के, जो है ना, कि वो बाल इंसान लंबे होंगे, बच्चा गोरा होगा, हालांकि काला बच्चा हो गया तो फिर बिल्कुल नहीं मानती मैं इस बात को। नहीं, वो मेरा फर्स्ट बेबी जब हो रहा था तो मुझे बड़ा था कि कोकोनट वाटर पिए, आपका बच्चा भी गोरा, बच्चे के बाल भी अच्छे। कुछ नहीं हुआ ऐसा। रंग साफ है लेकिन कोई बालों पे कोई असर नहीं है। इट्स ऑल जेनेटिक। बिल्कुल। और एक्चुअली रीजन ये होता है कि कोकोनट वाटर जो है ना, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इट्स वेरी हेल्दी। तो ये आपके बालों के लिए, स्किन के लिए ओवरऑल एक बहुत न्यूट्रिशियस डाइट है। बट हैविंग सेड दैट, इट डज नॉट मीन कि प्रेगनेंसी में सिर्फ नारियल का पानी ही आपको वो एनर्जी देगा या बच्चे को गोरा करेगा। हर चीज खानी नारियल का पानी इसलिए पीने कहते हैं क्योंकि वो एक हेल्दी चीज है, बट यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। ये थोड़ी कि मैं यकीन कर लूं बस इसी में गोरा बच्चा होगा मेरा, मैंने भी पिया था। अच्छा, इसी तरह से अगर माँ जो है वो ग्लोइंग फेस है तो बेटी होगी, और अगर उसका काला पीला शक्ल हो रही है तो बेटा होगा। हाँ, ये तो बहुत है। हाँ। ये वैसे सच्ची बात है, होता भी। अब तीसरा तुम्हारे पर आ गया। बहुत मुश्किल है इसको अनलर्न करना। क्योंकि हमने सुनी होती है सारी बातें, पे हम उनको रिलेट करते हैं कि जस्टिफाई कर रहे होते अपने आप को। हुआ था कि जब मानो बेटी होने वाली थी, मेरे साथ ये हुआ था कि जब बेटी होने वाली थी तो मेरी बहुत अच्छी स्किन हो गई थी, बाल अच्छे हो गए थे, और जब बेटे होने वाले थे तो वाकई में मेरा बहुत ही कोई सत्यानाश हुआ था। बट नहीं होता है, यू शुड नॉट बिलीव दीज थिंग्स, क्योंकि इसका डेफिनेटली कोई बायोलॉजिकल मेडिकल रीजन होगा। लेकिन हम यही बोल देते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑपोजिट होता है कि बहुत अच्छे हो रहे हैं लेकिन होता है सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी की बात है। बहुत मजे की बात बताती हूँ। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और चांद गिरहन और सूरज गिरहन हो गया है तो आपने बिल्कुल सीधे लेट जाना है और आपने कुछ कटिंग नहीं करनी है, वरना जो बच्चे का होंठ कटा हुआ होगा, एंड आई नो समवन, अच्छा एक लड़की को ना उसकी सास ने बोला कि जो है ना तुम पता नहीं सूरज था कि चांद गिरहन सुना है मैंने, कुछ था, तो ना तुम बिल्कुल सीधे लेट जाओ और तुम बिल्कुल किचन में नहीं आओगी और ना बिल्कुल कोई काम नहीं करना। एंड शी सेड याहू, आज मेरी छुट्टी है। वारे न्यारे हो। लेकिन मतलब आप लड़की कहेगी हर दिन ही चांद गिरहन सूरज गिरहन हो जाए, उस लड़की तो बड़ी खुश हुई कि कहती मैं बिलीव तो नहीं करती बट आई एम वेरी हैप्पी कि ये मतलब मुझे एक दिन ऑफ मिल रहा है, लेकिन इससे कोई होंठ कटने का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ ये कौन लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल यहाँ को यहाँ से मिला दिया, मतलब चांद गिरहन जो आसमान पे हो रहा है उसको आपने जमीन पे एक प्रेग्नेंट औरत की जिंदगी से मिला होगा ना, सेंचुरीज बिफोर वंस इन अ ब्लू मून हुआ होगा, तो उन्होंने बस एसोसिएट कर दिया, फिर वो वहां से चली आ रही है मतलब वो जो हम रिसर्च करते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, तो मतलब एक के साथ हुआ तो वो सब पे लागू, सबके ऊपर लागू हो जाता है। ये इतनी मतलब बेवकूफाना बात है। अगर भाई तो मिथ तो होते ही या तो कोई कल्चरल ट्रेडिशन होता है या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो किसी का होगा पर्सनल एक्सपीरियंस, किसी का वाकई में शायद कोई होठ कटा हुआ बच्चा बॉर्न हुआ होगा, होठ कटा हुआ होगा, उन दिनों आया होगा सूरज गिरहन, तो दे जस्ट लिंक एसोसिएट कर दिया। तो वही बात है ना कि हमने उसको जानने की कोशिश भी नहीं की। देखो वही बात है ना, एक नॉर्मल ह्यूमन ट्रेट ये है कि जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमेशा उसको वेरीफाई जरूर करें। अभी भी जैसे अगर मैं बात करूँ, हमें इतने फॉरवर्डेड मैसेजेस वगैरह मिलते हैं, तो हमें फॉरवर्ड करने से पहले भी ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि जो चीज़ हम फॉरवर्ड करें क्या वो वैलिड एंड रिलायबल ऑथेंटिक है, कि हम ये सही नॉलेज दे रहे हैं या नहीं। इसी तरह ये मिथ्स का है कि अगर आपको पता चल भी गई है तो पहले इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो फाइंड करें, एंड इफ यू डोंट फाइंड इट यू आर नॉट सपोज्ड टू फॉरवर्ड इट। और उन मैसेजेस का क्या जिसमें आता है फॉरवर्ड ना किया तो ये होगा, और 10 लोगों को फॉरवर्ड करना है तो पता नहीं क्या होगा। मैं तो ट्राई करके देखती, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हाँ, मैंने कोई ट्राई नहीं किया बिकॉज मैं इसमें बिलीव ही नहीं रखती हूँ। हाँ, नहीं मैंने नहीं ट्राई किया। These are all सुपरस्टिशंस तो नहीं, क्या कहूंगी कि वही बात है ना कि वहम और फॉल्स बिलीव्स कह लें आप, कि आप अल्लाह मियां के अलावा आप हर दूसरी चीज को लुक अप टू कर रहे हैं। वो उसने कहा है कि अगर 10 को नहीं करेंगे तो आपके साथ ये होगा, हालांकि अल्लाह ताला की मर्जी, वो करें या ना करें। मैं एक पर्सनल सुपरस्टिशंस बताती हूँ जो मैं अपने साथ करती हूँ, और तुम लोग की बात जो तुम कर रहे हो कि हमें तकदीर पे बिलीव रखना चाहिए, तो मुझे अब क्लिक हो रहा है। अच्छा, मेरा ये होता है कि जैसे कि मैं कोई भी काम शुरू करने वाली होती हूँ ना, अगर मैं सबको बता दूँ ना वो काम कि मैं ये काम करने वाली हूँ ना, तो वो मेरा काम होता ही नहीं है। अच्छा, अब ना ये 3-4 दफ़ा हो गया ना, तो मेरा ये पक्का बिलीफ हो गया कि अगर मैंने बताया, अगर मैंने मुंह से जो मैं सोच रही हूँ ना, अगर इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैंने वो मुंह से निकाल दिया ना, अब ये मेरा काम नहीं होगा। तो जब कोई काम ना करवाना हो ना तो उसको पहले सब में ढिंडोरा पीट दिया करो। सदफ, लेकिन मेरा तो उल्टा है। मैं तो जब तक 10 लोगों को बता ना दूं, पता मैं ये करी, पता मैं ये करी, पता मैं ये करी, तो मतलब मैं तो चैन ही नहीं पड़ता। तो मतलब ये तो मुझ पे तो बिल्कुल उल्टी हो गई है बात। काम हो भी जाता है तुम्हारा ये नहीं, मेरा सुपरस्टिशन की मेरी आदत है कि मैं
पेट में मेरे जैसे होता है ना, बता दूंगे एक्साइटमेंट हो रही है, ये वो करने वाली हूँ, नहीं, ये मुझे होता है कि एक्साइटमेंट है, कुछ सोच रही हूँ, कुछ नया काम शुरू करने वाली हूँ, लेकिन अगर मैं बता दूं वो होता तो काम होता नहीं है। मैं अपने बहुत जो पर्सनल, जो मेरे बिल्कुल क्लोज हैं, उनको तो मैं बताती हूँ, मशवरा भी लेती हूँ, मशवरे में तो बरकत होती है, लेकिन मैं ढिंढोरा फिर आगे उनसे बोले प्लीज बताइएगा नहीं आगे, प्लीज बताइएगा नहीं आगे, नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। होता है कि सबको सब पता होता है और सब एक दूसरे को कह रहे होंगे बताइएगा नहीं, बताइएगा नहीं। लेकिन इसका जो तुम्हें एक एलिमेंट, लेकिन आई हैव टू कंट्रोल माय सेल्फ ना, कि ये इलॉजिकल है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है जो तुम कह रही हो नहीं हो रहा, टू सम एक्सटेंट हो सकता है कि सही भी हो तुम्हारा सुपरस्टिशन, क्योंकि बाज़ दफ़ा नजर लगती है, क्योंकि नजर लगना हम डिनाई नहीं कर सकते। तो हो सकता है तुम्हारे काम इतने अच्छे हों, या समटाइम्स यू नो पीपल जलन और हसद तो नहीं कहूंगी, लेकिन समटाइम्स लोगों को होता है यार हम भी कर सकते, काश ये अच्छा काम, एक वो वाली जो फीलिंग होती है, तो हो सकता है वो नजर का भी एक एलिमेंट होता है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अदरवाइज मैं समझती हूँ कि सुपरस्टिशंस जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वो बिल्कुल इलॉजिकल हैं, जिनका कोई ना सर है, ना पैर है, ना बैकग्राउंड है। अच्छा, तुम लोग वो करते हो जानामाज में नमाज पढ़ के उसको पलटना? क्यों पलटोगे नहीं तो फिर क्या होगा? शैतान नमाज पढ़ेगा। हालांकि अच्छा नहीं कि शैतान नमाज पढ़े, अगर आप उसको खोलेंगे शैतान, आपने तो उसको मुसलमान कर दिया भाई। वैसे उसका काम क्या है? उसने काम क्या है कि उसको नमाज नहीं पढ़वानी, अच्छे काम नहीं करवाने, आपने उसी से ही नमाज भी पढ़वा ली, कितना जबरदस्त हो गया। और आपको भी सवाब मिलेगा। मैं तो कहती हूँ 3-4 खोल के रख दो कि बेचारा किसी पे तो पढ़ ले। अच्छा, मैंने तो एक और बात सुनी है, एक दफा मैं ना पैसे गिन रही थी, तो कोई मेरे सामने बैठा हुआ था, उसने कहा पैसे नहीं गिनना। मैंने कहा पैसे क्यों ना गिनूं, मतलब किसी ने मुझे पैसे दिए, मैं अपने पैसे भी ना गिनूं? नहीं, पैसे गिनने से पैसे कम हो जाएंगे। अच्छा, हमारी अम्मी ये करती थी, अब्बू हिसाब किताब मांगते थे ना, वो कहती है नहीं नहीं पैसे नहीं गिनने चाहिए, पैसे हिसाब किताब खराब हो, तो वो हिसाब किताब देना नहीं पड़ता था उनको। तुम देखो फातिमा, पैसा इज लाइक फिजिकल थिंग ना, एक नोट है, वो मतलब क्या गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा, किधर चला जाएगा, मतलब अगर आप गिनेंगे, एक फिजिकल चीज है ना, गिन रहे हैं, मतलब कहाँ वैनिश हो जाएगा, जादू है क्या है, मतलब मेरे ख्याल से हिसाब पता चलता है कि कहाँ खर्च हुआ है। तुम्हें एक बात पता है, यमुना की शादी में हुई थी बारिश, और बहुत तेज बारिश हुई थी कि हम जाके फौरन गाड़ी में बैठ गए थे कि भाई गाड़ी में निकाह कर लो, जल्दी करो। अब बताओ क्यों हुई थी बारिश? भाई मौसम होगा, मानसून में शादी की होगी तुमने? जी नहीं, इसने पतीलियां चाटी थी, खाना जो है ना पतीली में बैठ के खाया था इसने। नहीं जी, मैं कोई नहीं खाती हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं पतीलियों से खाती, ना खुरचन खाती हूँ मैं, लेकिन मेरी शादी पे हाँ बारिश हुई थी, और यही बोलते हैं। और यकीन करो, शादी में मुझे कोई 80% लोगों ने आके मुझे स्टेज पे बोला कि जरूर तुमने पतीली में खाना खाया होगा। नहीं खाया था मैंने, नहीं खाया था। ऐसा करना कि पतीलियों से चाटना खाना, और फिर शादी ना गर्मियों में अप्रैल में करना, मई में करना, फिर देखना बारिश होती है नहीं होती। मेरी बात सुनो, अगर पतीलियों को खुरचने या चाटने से बारिशें होती हैं, तो जो डेजर्ट में लोग रह रहे हैं, जो थर के लोग हैं, जो वैसे गर्म इलाकों में रह रहे हैं, वो तो फिर पतीलियां ही चाटते रहेंगे, अल्लाह बारिश कर दे। तो मतलब बारिश इज अ नेचुरल प्रोसेस जो फॉर सम रीजन अल्लाह ताला अपने मतलब अपनी मसलहत से आ रही है, आपकी शादी अपने उससे हो रही है, मतलब इस तरह तो हम इसका मतलब सारे नेचुरल उस पे काबू कर सकते हैं अल्लाह मियां के पूरे निजाम पे, कि बारिश करनी है तो पतीली चाट लो, स्नोफॉल करनी है तो 4 पतीलियां चाट लो, मतलब ये कहाँ की लॉजिक है, समझ नहीं आ रही मुझे कि ये किसने इजाद किए हैं ये। और दूसरी बात ये कि ये भी एक बहुत होता है कि ब्लैक एंड वाइट रंग नई दुल्हन ना पहने, वो जैसे आजकल तो खैर ये मिथ काफी हद तक खत्म हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, गर्ल्स आर वेयरिंग वाइट इन निकाज, लेकिन ये भी एक बहुत समझा जाता है कि बरी में जहेज में काला या वाइट जोड़ा नहीं दो बहू को। मतलब ये भी तो एक गलत बात है ना कि आपने ब्लैक और वाइट को सिर्फ मौत से एसोसिएट कर दिया है, मतलब कि आपने किसी के इंतकाल हुआ है तो उसमें आपने ब्लैक कपड़े पहन के जाने हैं, आपने वाइट कपड़े पहन के जाने हैं, तो वाइट पहन के शादी करते हैं। सुनो, कलर और ब्लैक उसमें मैयत में पहनते हैं, हम भी ये होता है, हिंदुओं में होता है वाइट पहनते हैं, तो मतलब वाइट टू एसोसिएट कलर्स टू, मतलब कि किसी न किसी इवेंट को हम क्यों एसोसिएट करें उसके साथ। सुनो, तुम कलर की बात कर रही हो, लोग नंबर्स को एसोसिएट करते हैं। नंबर 13, मैं एक लिफ्ट में चढ़ी, वहाँ पे नंबर 13 नहीं था, 13 फ्लोर ही नहीं था। क्यों नहीं था? जो बिल्डर था उसको था कि 13 इज अ बैड लक, तो इस पूरी बिल्डिंग में 13 नंबर का फ्लोर ही नहीं होगा। उस नंबर ने क्या किया है पता नहीं, एक ऑड नंबर है, 7 नंबर भी है ना, ऑड नंबर्स कहते हैं अनलकी होते हैं 13, लेकिन मैंने 7 नंबर सुना है बहुत लकी होता है। हालांकि 13 के पीछे वो है कि क्रिश्चियनिटी का एक बिलीव है कि जीसस क्राइस्ट जब बैठे थे अपने लास्ट सपर पे, तो जो उनका 13th डिसाइपल था जिसने उनको बिट्रे किया था, वो 13 नंबर उससे एसोसिएटेड है। तो उसकी वजह से, जैसे तुमने कहा, होटल्स में रूम्स नहीं होते और फ्लोर्स नहीं होते, लिफ्ट्स के अंदर नहीं होते, ना कलर का कोई ताल्लुक है ना नंबर का कोई ताल्लुक है, ताल्लुक आपकी तकदीर का है ना, वही वाली बात हो गई ना। ताल्लुक आपकी अकल का भी बहुत है। सही बिल्कुल, शऊरी तौर पे आपने सोचना समझना, हर चीज़ को
शऊरी तौर पे सोचें, समझें और फिर उसको करें। एक वो भी है, अभी याद आया अकल से, कि वो झाड़ू नहीं लगाएं आप, झाड़ू की भी कोई मगरिब के बाद झाड़ू नहीं लगानी। यार मतलब मुसलमान हैं, दिन में भी आप मुसलमान हैं, शाम में दोपहर में आपका कोई चेंज तो नहीं हो रहा ना, आप मुसलमान हैं, और सफाई निस्फ ईमान है हमारे लिए। जब कचरा होगा तो झाड़ू लगाएंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि मगरिब के, अगर मेरे बच्चे ने मगरिब के बाद दूध गिरा दिया या कुछ फैलावा कर दिया, तो मैं वो सुबह तक वेट करूंगी उठाने का कि गंदगी वहाँ पड़ी रहे। आप वेट तो नहीं खैर, आप बिल्कुल वेट ना करें, आप उस वक्त फौरन झाड़ू लगाएं, आप सफाई करें, दिस इज नथिंग। अरे इस तरह से भी तो होता है ना, जब शादियां होती हैं तो लड़कियों को कुरान के साए तले रुखसत किया जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है? वो बेसिकली यही कहते हैं ना कि कुरान के साए के नीचे जा रही हैं तो वो बरकत होगी और वो ब्लेस्ड होंगी, जबकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि देखो कुरान एक हिदायत की किताब है और कुरान अमल करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजी थी। अल्लाह ताला ने हमें ये कहा था कि इसको पढ़ें, इससे सीखें और अप्लाई करें अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में। और अगर देखा जाए तो हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली डेली रीड कुरान एंड अप्लाई इट इन आवर लाइव्स? पढ़ लेते हैं, आता है और रख दिया जाता है। वो होता है कि हम तर्जुमे के साथ तो बहुत कम पढ़ते हैं, हम सिर्फ अरबिक पढ़ लेते हैं, तर्जुमा तो शायद हम बहुत से लोग पढ़ते भी नहीं है उसका। तो बेसिकली कुरान इसलिए नहीं आया था कि आप उसको रुखसतियों में, शादियों में यूज़ करें, ठीक है आप यूज़ करें, ठीक है आपका अपना बिलीव है, बट अगर लॉजिकली मैं सोचूं, एंड इट्स अ पॉइंट टू पॉन्डर फॉर एवरीवन एल्स एज वेल, कि वो हिदायत की किताब थी, वो आपके लिए अमल करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजी थी। और अगर ये जो मिथ है कि कुरान के साए में रुखसत करना है, तो अगर वो लड़की घर गई, अपने ससुराल गई, और खुदा ना खास्ता फ़ौरन ही कुछ अरसे में, एक हफ्ते में, विद इन अ वीक कोई मिसहैप हो गया, तो फिर क्या कहते हैं, इस लड़की के कदम मनूस हैं, ये लड़की तो हमारी फैमिली के लिए अच्छी साबित नहीं हुई। तो भाई जिस लड़की को आपने कुरान के साए में रुखसत किया है, वो मनूस कैसे हो सकती है? और ये आई थिंक बहुत सीरियस मैटर्स हैं जो बहुत पुराने अरसे से चले आ रहे हैं, और इसको क्वेश्चन करते हुए शायद हम डरते भी हैं, लेकिन इट्स अ पॉइंट्स टू थिंक कि जिसे कहते हैं ना, हर किसी का अपना बिलीव है, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रही, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एज इंडिविजुअल्स कि हम ये चीज़ समझें कि क्या हम सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह हमने अभी बिल्ली की बात की, काली बिल्ली की बात की, इस तरह मैंने ये देखा है कि जैसे चील अगर आपकी छत पे आए तो वो भी अच्छा नहीं है, और एक उल्लू अगर आउल आ जाए आपकी छत पे तो वो भी अच्छा नहीं है, वो भी मनहूस समझा जाता है, बैड लक समझा जाता है। ओह बैड लक। जी जी, बैड लक तो विजडम की एक है सिंबल, वो बाहर है। आप पाकिस्तान में रह रही हैं तो पाकिस्तान में ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती। अरे भाई एक एनिमल है ना, आप एक एनिमल से कैसे किसी का गुड लक और बैड लक रिलेट कर सकते हैं? हालांकि चील तो खाने पे आती है, अगर आप कहीं भी कुछ खाना रखेंगे, कितनी दुकानें जो गोश्त की होती हैं, जुमेरात जुम्मा हफ्ता वाले दिन सब गुजर रही होती हैं, चीलें वहाँ से जैसे ही वो चिचड़े फेंकते हैं फ़ौरन से आती हैं, तो उसका मतलब वो मनहूस है। नहीं, और जानवरों से याद आया, बिल्ली का रोना भी एक बुरा समझा जाता है ना, कि जिस घर में बिल्ली रोएगी, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई डेथ हो जाएगी या कोई बुरा हो जाएगा। तो बिल्लियाँ तो वैसे भी लड़ती हैं यार, मैंने देखा है दिन में भी लड़ रही होती है, लेकिन जब वो रात में स्पेशली लड़ती हैं तो हम उन्हें लेबल कर देते हैं कि बस कुछ होने वाला है। बिल्ली का जो रोना है वो किसी चीज़ से एसोसिएटेड थोड़ी है, मौत, ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में, तकदीर अल्लाह ताला के हाथ में है। ये सारी चीज़ें हम किसी चीज़ को किसी के साथ लिंक नहीं कर सकते, ये तो एक प्लानिंग के साथ अल्लाह ताला की चल रही है ना। हमें बस ये होता है कि कोई ना कोई रीज़न नहीं मिल रहा था, हम उससे एसोसिएट कर देते हैं। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है और जो हमारी किस्मत में होती है। एक ना मिथ जो चलती आ रही है ना, मैंने जानबूझ के वो करी मेरा ना ट्रैवल करने का दिल चाह रहा था, दिल चाहता कि कहीं मुल्क से बाहर जाऊँ या चलो शहर से ही बाहर चली जाऊँ ना, तो तुम लोगों ने वाली मिथ सुनी होगी कि जो अगर चप्पल के ऊपर चप्पल आ जाए तो आप ये मतलब ट्रैवलिंग आप करने वाले ना। मैंने जानबूझ के अपनी चप्पल के ऊपर चप्पल रखी कि कोई ट्रैवलिंग आएगी, लेकिन अब तुम गई नहीं, कोई ट्रैवल नहीं हुई, किस्मत में नहीं था। तो यानी कि चप्पल का उलटना या सीधा होना ये हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग दीज सुपरस्टिशंस एंड इन बिलीव्स को जो चले आ रहे हैं सदियों और सालों से। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम, और इनको लॉजिकली सोचें, बैठ के पॉन्डर करें कि क्या ये वाकई आर दे मेकिंग एनी सेंस। कलर्स, नंबर्स, बारिश का होना, जानवरों का, काली बिल्ली हो, आउल हो, चील हो, यू नो व्हाटएवर द रीज़न, वी शुड नो कि जो होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, एंड वी एज मुस्लिम्स नीड टू हैव दिस फर्म बिलीफ कि जो होगा वो अल्लाह की तरफ से है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपने इस एपिसोड को 10 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो